रहीम। आज की वीडियो में हम टॉपिक 15.5 एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो 95% स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला की सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखते हैं, लेकिन जब भी कहीं न्यूमेरिकल्स में या एमसीक्यूज में अप्लाई होता है तो वो गलत कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगी जिसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। सो विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने पैशनेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला दैट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में एटम का सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। इट डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, यानी ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताता कि कोई भी एटम है तो वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। जस्ट ये उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो इसमें हमारे पास इसको देखकर पता चलता है कि हमारे पास दो इसमें एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन भी 2 टाइम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम प्रेजेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो पहले तो ये 2:2 है, यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तब इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 1:1 हो जाएगा। इससे इसकी एम्पिरिकल फॉर्म जो आ जाएगी वो H&O होगी, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो H&O है। वाटर जो है ना, उसके बाद दूसरी एग्जांपल वाटर की है। सो वाटर जो है बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये होता है H2O। लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है H2O, क्योंकि ये इसकी अपनी ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम हर एक जो हमारे पास कंपाउंड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं। लेकिन वाटर के केस में क्या है कि इसमें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन 2 टाइम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 1 टाइम प्रेजेंट है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जितने भी एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय द सेम होल नंबर। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें इसको तो 2 तो डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, लेकिन 1 जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो सकेगा। सिंस बोथ numbers cannot be divided by the same whole number, यानी कि दोनों सेम होल नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। सो 2:1 इज़ दी ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि ये फिर अपनी सिंपलेस्ट रेशो में ही होता है। सो दैट्स वाई कि वाटर जो है वो अपनी सिंपलेस्ट रेशो में है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड हम उस नंबर से करते हैं जो कि दोनों जो है वो उसके साथ डिवाइड हो सकें। थर्ड एग्जाम्पल है बेंजीन की। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। अब इसमें अगर हमारे पास जो होल नंबर है वो 6 है, और अगर हम इसमें डिवाइड करें तो दोनों अगर 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। तो इसको अगर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1:1 आ जाएगा, यानी कि C भी एक टाइम होगा और कार्बन भी 1 टाइम होगा। सो CH जो है ये एम्पिरिकल फार्मूला है बेंजीन का, एम्पिरिकल फॉर्म है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑल आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो अपने एम्पिरिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो दीज फार्मूलाज शो द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ आयन, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, एक आयन है सोडियम क्लोराइड। इसमें एक सोडियम आयन है और एक इसमें क्लोराइड आयन है। तो ये दोनों हमारे पास 1 टाइम प्रेजेंट हैं। तो एक हमारे पास सोडियम है, एक क्लोराइड है, तो इसकी रेशियो 1:1 होगी। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर कैल्शियम 1 टाइम प्रेजेंट है लेकिन क्लोराइड आयन्स 2 टाइम प्रेजेंट हैं। तो इसकी सिम्पलेस्ट रेशियो होगी 1:2। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ रेशियो बताता है, ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल में असल में कितने एटम प्रेजेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक प्रॉपर मॉलिक्यूल है उसमें कितने अमाउंट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन एम्पिरिकल फार्मूला नहीं देता। हमें जस्ट ये उसकी सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, बट उसमें कौन सा एटम की क्या अमाउंट है वो नहीं बताता। इट ओनली रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट whole number ratio of atom. Different compounds can have the same empirical formula.
हमें एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला ये बताएगा कि इसमें कौन-सा एलिमेंट की सिम्पलेस्ट रेशियो बताएगा। लेकिन उसकी क्या अमाउंट होगी, कौन-सा एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेज़ेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हमें एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला नहीं देगा। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि दो जो अ, एलिम 2 डिफरेंट कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला हो सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन में हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है एंड दोनों की रेशियो 2 टाइम्स है। अगर हम इसको डिवाइड करें सिंपलेस्ट होल नंबर जो है यहाँ पर 2, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1:1 होगी, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन की 1 टाइम प्रेज़ेंट होगा। सिमिलरली बेंज़ीन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 6 के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 1:1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी दोनों एसिटाइलिन और बेंज़ीन दोनों हमारे पास CH की फॉर्म में हो सकती हैं। इन दोनों का फ़ॉर्मूला CH हो सकता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। सिमिलरली एसिटिक एसिड है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड है, इसमें जो कार्बन है ये भी 2 टाइम प्रेज़ेंट है, हाइड्रोजन 4 टाइम प्रेज़ेंट है एंड ऑक्सीजन 2 टाइम प्रेज़ेंट है। अब इस सारे को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो ये 1:2:1 की फॉर्म में आ जाएगा, यानी CH2OO। सिमिलरली ग्लूकोज़ को अगर हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारे पास 1:2:1 की फॉर्म में आ सकता है। तो इन दोनों का जो फ़ॉर्मूला है CH2O और CH2O, ये दोनों हमारे पास सेम फ़ॉर्मूला आ सकता है 2 डिफरेंट कंपाउंड का। सो एसिटिक एसिड भी और ग्लूकोज़ भी, ये दोनों भी हमारे पास सेम फ़ॉर्मूला शो करती है। तो सेम एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला 2 डिफरेंट कंपाउंड्स का हो सकता है। अब हम स्टेप्स फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम एक एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हर एलिमेंट की स्टेप 1 में हम क्या करेंगे कि हर एक जो एलिमेंट है ना, उसकी परसेंटेज कंपोज़िशन डिटरमाइन करेंगे, यानी कि ये हमें मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है कि उसकी कितनी परसेंटेज है या फिर उसका कितना मास है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वो हम क्वेश्चन से देखते हैं कि हमें अक्सर गिवन होता है, लाइक कार्बन है तो वो 40% प्रेज़ेंट है, हाइड्रोजन है वो 60% या 6.7% या जो भी इसकी वो परसेंटेज होती है या फिर मास होता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये हम सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मास तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। मास को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से एंड ये मास आपको खुद याद रखना होता है कि पीरियोडिक टेबल में हमें हर एक एलिमेंट का गिवन होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास जो है उससे हम डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो हमने थर्ड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स हर एलिमेंट के सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स आए ना हमारे पास हर एक एलिमेंट के, हमने सेपरेटली फाइंड आउट कर लिए। अब जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए ना, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल हम कार्बन के भी फाइंड आउट के हमने किए हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी। इसमें हाइड्रोजन का जो हमारे पास आंसर आया है वो छोटा है, स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे सारे एलिमेंट्स के मोल्स के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर रेशियो ऑलरेडी होल नंबर में है तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑल रेशियो बाय अ सूटेबल नंबर, जिससे हमें एक होल नंबर रेशियो मिल जाए। उसके बाद स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को लिखेंगे, यूज़ द होल नंबर रेशियो एज सब्सक्रिप्ट ऑफ द एलिमेंट, एंड उसको यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं 16.11। अब हमें परसेंटेज कंपोज़िशन गिवन है, यानी मैग्नीशियम जो है ये 25.26% हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंड 74.74% क्लोरीन गिवन है। अब हमें इन्होंने बता दिया कि 2 एलिमेंट है, उनकी इतनी-इतनी परसेंटेज है और इन इसका हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले चेंज करेंगे इस परसेंटेज को ग्राम्स के अंदर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 25.26% है, तो इसको यहीं पे ग्राम में चेंज कर लेंगे। अब ये हमारे पास मास हो गया। अब इसी मास को हम इसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो सिमिलरली हमने क्लोरीन को भी चेंज कर लिया ग्राम के अंदर। अब जो एटॉमिक मास है ये हमें पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के ब्लॉक में गिवन होता है, वहाँ पे हमें मिल जाता है। ये खुद याद याद रखना होता है। तो मैग्नीशियम का हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ, तो 1.05,
और जो क्लोरीन है इसको हम क्लोरीन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे विच इज़ 35.5 और हमारे पास 2.10 आ जाएगा। अब इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो मैग्नीशियम का है। तो इसको हम दोनों जो भी हमारे पास दोनों आंसर है मैग्नीशियम का भी, क्लोरीन का भी, इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीशियम का आंसर 1 आ जाएगा एंड क्लोरीन का 2 आ जाएगा। यानी इस जो एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखेंगे, सो मैग्नीशियम 1 टाइम प्रेज़ेंट है और क्लोरीन 2 टाइम प्रेज़ेंट है। सो MgCl2 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन है उसका जो फार्मूला है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ भी हमें परसेंटेज कंपोज़िशन गिवन है। 64.8% कार्बन एंड 15.62% हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑक्सीजन। हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब हमें जो कंपाउंड गिवन है उसमें एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तीनों हमें परसेंटेज में गिवन है, हमने सिंपली सबको पहले कन्वर्ट कर लिया ग्राम्स के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इसको हमने डिवाइड किया और फिर 5.4 हमारे पास कार्बन के मोल्स आ गए। उसके बाद हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 15.62 एज़ इट इज़ हमारे पास मोल्स आ जाएँगे। एंड ऑक्सीजन जो है उसको उसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 1.35 हमारे पास आ जाएँगे नंबर ऑफ मोल्स। अब इन सब में से सबसे जो छोटा नंबर है वो ऑक्सीजन का है 1.35। अब इसको हम सिंपली तीनों के साथ डिवाइड कर देंगे। सो कार्बन इज़ 4, कार्बन का आंसर 4 आता है, हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन 1। यानी ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन 4 टाइम प्रेज़ेंट है, हाइड्रोजन 10 टाइम प्रेज़ेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 1 टाइम प्रेज़ेंट है। तो C4H10O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट इज़ रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। तो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि उसके अंदर एक्चुअल एटम्स की अमाउंट कितनी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल के अंदर हर एलिमेंट के एक्चुअल एटम की अमाउंट बताता है। ये एक्चुअल फार्मूला होता है। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन है तो कितने टाइम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है तो कितने टाइम प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट उसके अंदर है उसकी हमें अमाउंट बताता है। फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है H2O2। अब ये हमें बताएगा कि 2 बार ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है, 2 बार हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है। इथाइलीन है जैसे, तो इथाइलीन में क्या है कि इसमें C2H4 है, यानी 2 टाइम कार्बन प्रेज़ेंट है, 4 टाइम हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है। सल्फ़र S8 यानी कि 8 टाइम हमारे पास सल्फ़र प्रेज़ेंट है। तो इस तरह से ये हमें बताता है कि कौन-सा एलिमेंट कितनी टाइम प्रेज़ेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब एन हम फाइंड आउट इस तरह से करते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। कल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। अब स्टेप्स कौन से हैं जिनको यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करना है कि हमने उस एलिमेंट या कंपाउंड का इस कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला मास। थर्ड स्टेप में हमने डिवाइड करना है मॉलिक्यूलर मास को बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मास, ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकें। अब मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला को एन के साथ एंड रिजल्ट में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH। बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH होता है। वाई इट्स मॉलिक्यूलर मास 78। अब हमें क्या चीज़ें गिवन हैं, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें गिवन है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी गिवन है विच इज़ 78। हमने क्या करना है, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। अब हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। सो एम्पिरिकल फार्मूला CH है और इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है। कार्बन का 12 होता है एंड हाइड्रोजन का 1 को प्लस करेंगे तो 13 हमारे पास आ जाएगा फार्मूला मास। अब हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। तो मास ऑलरेडी गिवन था, मोलर मास के साथ हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 6।
तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो C6H6 इसका आ जाता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन कम आउट टू बी C6H6। तो ये हमारे पास बेंजीन का फार्मूला आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी इसमें कार्बन भी 6 टाइम प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन भी 6 टाइम प्रेजेंट है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल डोजेज ऑफ medications फॉर पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर वेट, एज एंड अदर फैक्टर्स। यानी स्टोइकियोमेट्री जो है वो यूज़ की जाती है कि ये डिटरमाइन किया जा सके कि एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से या डिफरेंट फैक्टर्स के हिसाब से किसी भी पेशेंट के लिए ऑप्टिमल डोजेज जो मेडिसिन की है वो क्या होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी हम स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O एंड जिसका मोलिकुलर मास है 180 ग्राम। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? तो हमें सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका पता चल गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो कार्बन 12 एंड हाइड्रोजन 2 टाइम प्रेजेंट है, सो उसका मास होता है 2 एंड ऑक्सीजन का जो मोलर मास है विच इज़ 16। जब हम सारे को प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा एंड मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो 180 को हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 30 के साथ और 6 हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसको सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो C6H12 एंड O6 हमारे पास आ जाएगा इसका मोलिकुलर फार्मूला। सो मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज विल बी C6H12O6, यानी यहाँ पर हमारे पास टाइम कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 टाइम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 6 टाइम प्रेजेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है तो वो हमें बताती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस रेशो में रिएक्ट करते हैं, और इनकी मदद, इस रेशो की मदद से हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो मास है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शो द मोल रेशो एंड मास रेशो। ये हमें मोल रेशो और मास रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है between reactant and products, and the ratio are used to calculate the mass of products from the given mass of reactants or the mass of reactants from the given mass of product। यानी कि ये जो रेशो होती है ये यूज़ की जाती है टू कैलकुलेट मास ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट गिवन है उसको यूज़ करते हुए हम मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और mass of reactant from the given mass of product। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमें रिएक्टेंट का मास गिवन है तो उसको यूज़ करते हुए प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट का गिवन है तो उसको यूज़ करते हुए रिएक्टेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसके रिजल्ट में कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, यानी 3 चीज़ें हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर 1 मोल यूज़ हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का एंड 1 मोल यूज़ हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके रिज़ल्ट में 2 मोल्स यूज़ हुए हैं HCl के, और 1 मोल हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है व्हिच इज़ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब सब्सटेंस हमारे पास जो यूज़ हुए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इसका जो मास है व्हिच इज़ 100 ग्राम एंड HCl का मास है 73 ग्राम। ये हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है उसमें से समझते हैं। सो यहाँ पर 25 ग्राम लाइमस्टोन जो है इसने रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दी अबव इक्वेशन, एंड हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। यानी क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमारे पास 25 ग्राम लाइमस्टोन था, उसने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक्स% प्रेजेंट है, तो अब इसमें कितनी जो प्रोडक्ट बनी है कैल्शियम क्लोराइड की, वो कितनी प्रोडक्ट हमारे पास बनी है। तो 100 ग्राम इक्वेशन के हिसाब से 100 ग्राम लाइमस्टोन ने रिएक्ट किया और प्रोड्यूस किया कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। सो अगर 1 ग्राम हमारे पास लाइमस्टोन होगा और वो रिएक्ट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। अब 25 ग्राम, अब हमारे पास अगर लाइमस्टोन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, अब इसने रिएक्ट किया तो ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड। हम 25 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 27.75 ग्राम हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि अगर 25 ग्राम हमारे पास लाइमस्टोन है
और उसने रिएक्ट किया है एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगी, वो होगी 27.75 ग्राम। एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से आपको मैं केमिकल इक्वेशन की इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि सोचें अगर आप ना केक बना रहे हों और रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको 2 कप 2 कप ऑफ फ्लोर एंड 1 कप ऑफ शुगर रिक्वायर्ड हों। लेकिन अगर आप फ्लोर को डबल कर दें यानी 4 कप कर दें और शुगर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करें, शुगर 1 कप ही यूज़ करें, इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपका जो केक है वो कम मीठा होगा। क्योंकि उसको प्रॉपर जितनी रेसिपी के अकॉर्डिंग उसको शुगर चाहिए थी वो आपने प्रोवाइड नहीं की। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर आप फ्लोर को ज़्यादा कर रहे हैं, 2 से 4 कप में चेंज कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो आपको शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो शुगर भी यहाँ पर 2 कप करनी पड़ेगी। तो इस तरह केमिस्ट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक रेसिपी की तरह होती है। वो बताती है कि किस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट करेगी और कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसी फिक्स्ड रेशियो को हम यूज़ करते हुए स्टोइकोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। पैशन और ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और किसी की भी हेल्प हो जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।